हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। आज है 4 नवंबर। तो 4 नवंबर 2022 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हेडिंग हम ले रहे हैं कि एनसीआर में ग्रेप का चौथा चरण लागू कर दिया गया है। अब ये ग्रेप क्या होता है? ग्रेप यानी कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, जो कि AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर जारी किया जाता है। और इसमें जो लगातार 2-3 दिन से न्यूज़ भी चल रही थी कि जो दिल्ली और एनसीआर का AQI है यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो 400 प्लस पर चल रहा है, वो आगे आने वाले 2-3 दिनों में 450 को भी क्रॉस कर सकता है। इसी को देखते हुए वायु की गुणवत्ता यानी कि गंभीर श्रेणी यानी रेड जोन में पहुंचते ही वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी कि CQM ने तत्काल प्रभाव से दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का चौथा चरण लागू कर दिया है। गुरुवार को दिल्ली का AQI 450 दर्ज किया गया और आगे आने वाले समय में ये और बढ़ने की संभावना है, जिससे कि बुजुर्ग, बच्चे और सांस के मरीजों को दिक्कत हो सकती है। इसलिए सलाह दी गई है कि वो अभी घर से बाहर ना निकले। देखिए, CQM की बैठक में सामने आया कि अगले 2-3 दिनों में वायु की गुणवत्ता और खराब हो सकती है। इस दौरान हवा की गति शांत रहेगी और पराली का धुआं और बढ़ेगा। 6 नवंबर से स्थिति में कुछ सुधार होने की संभावना है। रविवार को ग्रेप की उप समिति एक बार फिर इन प्रतिबंधों की समीक्षा करेगी। अब जैसे यहां पर दिया गया है, देखिए, दिल्ली में 450, गुरुग्राम में 430, नोएडा में 423, ग्रेटर नोएडा में 418, गाजियाबाद में 416 और फरीदाबाद में 373 AQI मापा गया है। अब जो ये ग्रेप पॉलिसी लागू हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है? उसमें ये होता है कि कुछ प्रतिबंध लागू हो जाते हैं, जैसे कि आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले ट्रक इत्यादि को छोड़कर बाकी सब वाहनों पर प्रतिबंध लग जाता है। सिर्फ CNG और इलेक्ट्रिक वाहन ही चल सकेंगे। दिल्ली में भी पंजीकृत डीजल चालित मध्यम माल वाहक यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जरूरी मंद सामान को पहुंचाने के लिए रखा जाएगा। बाकी सबको ब्लॉक कर दिया जाएगा, उनको परमिशन नहीं दी जाएगी। आवश्यक व आपातकालीन सेवाओं के लिए उपयोग होने वाले BS6 जो मॉडल के वाहन हैं उनको रियायत दी जाएगी। बाकी सबको प्रतिबंध झेलना पड़ेगा। दिल्ली एनसीआर में राजमार्गों, फ्लाईओवर, पाइपलाइन जैसे सरकारी जितनी भी परियोजनाएं, निर्माण कार्य चल रहे होंगे, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होगा, उसको रोक दिया जाएगा। केंद्र व राज्य सरकारों को 50% उपस्थिति के साथ ऑफिस आने के लिए बोला जाएगा। एनसीआर में उन उद्योगों को बंद करने का आदेश दिया जाएगा जो स्वच्छ ईंधन से नहीं चल रहे हैं। राज्य सरकार स्कूलों को बंद करने, गैर आपातकालीन व्यावसायिक गतिविधियों को बंद करने का निर्णय ले सकती है। वाहनों के लिए ऑड इवन प्रणाली भी लागू की जा सकती है। तो ये कुछ है ग्रेप पॉलिसी। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं कि गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को मतदान होगा। देखिए, चुनाव आयोग ने गुरुवार को गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों का ऐलान कर दिया है। 2017 की तरह इस बार भी विधानसभा चुनाव 2 चरण में होंगे। पहले चरण का मतदान 1 दिसंबर को, दूसरे चरण की वोटिंग 5 दिसंबर को होगी और गिनती इसकी 8 दिसंबर को होगी। हिमाचल प्रदेश के चुनाव परिणाम के साथ ही इसका भी होगा। इस चुनाव में राज्य के करीब 4.91 करोड़ मतदाता हिस्सा लेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इसका भी विरोध किया, यानी खंडन किया इस बात का कि जैसे कि विपक्ष में से ये बोला जा रहा था कि चुनाव काफ़ी, जो तिथि की घोषणा है वो काफ़ी लेट की गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री वहाँ पर कई परियोजनाओं का उद्घाटन करना चाहते थे और डिफेंस एक्सपो भी हो रहा था, इन सब को लेकर। तो इसका उन्होंने खंडन किया है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार, जिनको आप इस पिक में देख रहे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। अब जानलेवा हमले में बाल बाल बचे पाक के यानी कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान। देखिए, इमरान खान चुनाव कराने की मांग को लेकर एक रैली या कह सकते हैं कि एक यात्रा निकाल रहे थे। उसी में पंजाब प्रांत में इन पर गोलियों से हमला किया गया है और उस हमलावर में एक इनका जो समर्थक था यानी इनकी पार्टी का समर्थक था वो मारा गया है और कई लोग घायल हुए हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 70 वर्षीय इमरान खान पर हमला उस वक्त हुआ जब उनका लॉन्ग मार्च पंजाब प्रांत के वजीराबाद में अल्लाह वाला चौक के पास पहुंचा। सीनेटर फैजल जावेद ने बताया कि हमले में एक कार्यकर्ता की मौत हो गई है जबकि 7 अन्य घायल हुए हैं। एक गोली
फैसल के चेहरे को छूते हुए निकल गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बंदूकधारी ने कंटेनर वाले उस ट्रक पर पास से गोलियां चलाई जिस पर इमरान खान थे। हमले के तुरंत बाद इमरान अपने पैरों पर खड़े हुए और मुस्कुराकर लोगों की तरफ हाथ हिलाया। हालांकि उन्होंने ये भी बोला है कि उनको ये दूसरा जीवन मिला है। यूक्रेन को लेकर रूसी प्रस्ताव से भी दूर रहा भारत। संयुक्त राष्ट्र में भारत यूक्रेन से संबंधित एक और प्रस्ताव से दूर रहा है। इस बार भारत सुरक्षा परिषद में रूस की ओर से रखे प्रस्ताव से अलग रहा है। रूस के प्रस्ताव में अमेरिका और यूक्रेन पर प्रयोगशालाओं में सैन्य जैविक गतिविधियां चलाने का आरोप लगाते हुए जांच के लिए आयोग गठित करने की मांग की गई है। जिन प्रयोगशालाओं में जैविक हथियार विकसित करने के आरोप लगाए गए हैं वे यूक्रेन में हैं। जैविक हथियारों के विकास पर अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत प्रतिबंध लगा हुआ है। रूस का यह प्रस्ताव पर्याप्त समर्थन के अभाव में गिर गया। प्रस्ताव को 15 सदस्य देशों में से केवल 2 रूस और चीन का ही समर्थन मिल सका है, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने इसके विरोध में मतदान किया है। भारत सहित सुरक्षा परिषद के 10 सदस्य देश प्रस्ताव से अलग रहे हैं। प्रस्ताव से दूर रहे सभी देश सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य भी हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि भ्रष्टाचार रोधी एजेंसियों को रक्षात्मक होने की जरूरत नहीं है। देखिए, भ्रष्टाचार रोधी एजेंसियां जितनी भी हैं उनको, जैसे कि ईडी हो गया और सीबीआई हो गई, या फिर जितनी भी राज्य की इकाइयां हैं, उनको प्रधानमंत्री मोदी ने संदेश दिया है कि अगर आप पर कोई आरोप लगाता है तो आप उस पर रक्षात्मक मत होइए, बल्कि उस पर जिस पर आप कार्रवाई कर रहे हैं उस पर कार्रवाई करते रहिए, क्योंकि ऐसे बयान आप पर हमेशा लगते रहेंगे। इसी को देखते हुए जांच एजेंसियों को एकजुट रहने की भी जरूरत इन्होंने बताई है कि एक से फाइल अगर दूसरे के पास जाती है तो उसे सुगमता से हल किया जाना चाहिए और किसी दबाव में या किसी के भी प्रलोभन में नहीं आना है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला है। गुजरात सहित 7 राज्यों में सुधरी स्कूली शिक्षा। स्कूली शिक्षा में राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा तेज होती नजर आ रही है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा 2020-21 के लिए जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट में इसकी पुष्टि हुई है। लेवल 1 में कोई राज्य या केंद्र शासित प्रदेश स्थान नहीं बना सका, जबकि गुजरात और राजस्थान सहित 7 राज्यों ने लेवल 2 में जगह बनाई है। तो केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख वह 4 पायदान की उछाल के साथ लेवल 4 में जगह बनाने में सफल हुआ है। भारत का शिक्षा तंत्र दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षा व्यवस्था में से एक है। इसमें 14.9 लाख स्कूल, 95 लाख शिक्षक और लगभग 26.5 करोड़ विद्यार्थी शामिल हैं, जो विभिन्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से आते हैं। विभाग ने इन्हीं स्कूलों के प्रदर्शन और उपलब्धियों के आंकड़ों के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की है। आकलन कुल 1000 अंकों पर आधारित था। 70 संकेतकों को 2 श्रेणियों परिणाम और शासन प्रबंधन में बांटा गया था। इन 2 श्रेणियों की 5 उप श्रेणियां बनाई गई हैं, जिसमें सीखने के परिणाम, पहुंच, अवसंरचना और सुविधाएं, समानता और शासन प्रक्रिया शामिल है। नेक्स्ट न्यूज है कि आर्थिकी को गति देने के लिए विकसित होंगे 54 रेलवे स्टेशन। अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए देश भर में 54 रेलवे स्टेशनों को अत्याधुनिक बनाया जा रहा है। रेलवे बोर्ड का दावा है कि इनका विकास इस तरह से किया जाएगा कि स्थानीय उत्पादों की मार्केटिंग भी की जा सके। इससे रोजगार में भी वृद्धि होगी। 40 स्टेशनों के विकास का काम शुरू कर दिया गया है, जबकि 14 स्टेशनों को निविदा जल्द निकाली जाएगी। यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए 5 महीने के भीतर उन्हें विकसित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। रेलवे ने सभी वैसे स्टेशनों के विकास की पहल की है जिनकी स्थिति शहर के बीच में है। इनमें नागरिकों के लिए सिटी सेंटर जैसा एक स्थान बनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है बिजनेस पेज से। पहली न्यूज है कि ईवी की बैटरी का होगा व्यापक परीक्षण। केंद्र ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कड़े परीक्षण नियम लागू करने का फैसला किया है। अब ईवी कंपनियों को 3 स्तरों पर बैटरी पैक, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम और सेल लेवल पर वाहनों का परीक्षण करना होगा। सफल कंपनियों को ही केंद्र की PLI स्कीम या फेम स्कीम का फायदा मिलेगा। भारत उन गिने चुने देशों में शामिल हो जाएगा जहां बिजली से चलने वाले वाहनों के लिए टेस्टिंग की पूरी व्यवस्था होगी। बता दें कि हाल के महीनों में देश के कई हिस्सों में ईवी में आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं। भारी उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि मानव सुरक्षा के उद्देश्य से
1 अप्रैल 2023 से सरकार की PLI स्कीम का फायदा उठाने के लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय परीक्षण को भारत में भी अनिवार्य बनाया जा रहा है। ये सारे टेस्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य हैं। पूरी योजना में बैटरी डिजाइन से लेकर उसके निर्माण तक के काम पर सरकार की पैनी नजर रहेगी। नेक्स्ट न्यूज है कि सरकार की सफाई पर MPC की बैठक संपन्न। मौद्रिक नीति समिति की विशेष बैठक गुरुवार को संपन्न तो हो गई, लेकिन इसको लेकर केंद्रीय बैंक की तरफ से काफी गोपनीयता बरती गई। मीडिया को यह जानकारी दी गई कि बैठक हुई और इसमें RBI कानून 1934 की धारा 45ZN और मौद्रिक नीति के नियम 7 पर बहस की गई। हालांकि RBI की तरफ से केंद्र सरकार को क्या बताया जाएगा और आगे महंगाई को थामने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। RBI गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में हुई बैठक में डॉक्टर माइकल पात्रा, डॉक्टर राजीव रंजन, डॉक्टर शशांक भिंडे, डॉक्टर आशिमा गोयल और प्रोफेसर जयंत R वर्मा ने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट पेज है इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में पहली न्यूज है, उत्तर कोरिया ने फिर दागी 4 मिसाइलें। उत्तर कोरिया ने मिसाइलों के परीक्षण का सिलसिला गुरुवार को भी जारी रखा। इसके तहत उसने 4 मिसाइलें दागी हैं, जिसमें अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल शामिल थी। इसके कारण जापान सरकार को देश के उत्तरी क्षेत्र के नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए सतर्क करने के साथ साथ बुलेट ट्रेनों का परिचालन थोड़ी देर तक रोकना पड़ा। एक दिन पहले ही उत्तर कोरिया ने 23 मिसाइलें दागी थी। दक्षिण कोरिया के अधिकारियों का दावा है कि ICBM हवा में ही फट गया। दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने बताया कि उत्तर कोरिया ने राजधानी प्योंगयांग के करीब से सुबह 7:40 बजे एक मिसाइल दागी जो ICBM से हो सकती है। नेक्स्ट न्यूज है कि इजराइल में नेतन्याहू को स्पष्ट बहुमत। इजराइल के आम चुनाव में लगभग 99% मतपत्रों की गिनती पूरी होने के साथ पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व वाले दक्षिणपंथी गठबंधन को गुरुवार को 120 सदस्यीय संसद में 64 सीटें मिली हैं। स्पष्ट बहुमत के साथ ही नेतन्याहू की सत्ता में वापसी का रास्ता साफ हो गया है। मौजूदा प्रधानमंत्री येर लैपिड ने हार स्वीकार करने के साथ नेतन्याहू को जीत के लिए बधाई दी है। उन्होंने कहा कि मैंने विभिन्न सरकारी विभागों को सत्ता के सुचारू स्थानांतरण के लिए निर्देश दे दिए हैं। देश में मंगलवार को मतदान हुआ था। केंद्रीय निर्वाचन समिति के अनुसार नेतन्याहू की लिकुड पार्टी को 31, प्रधानमंत्री येर लैपिड की येश अतीत को 24, रिजिलियस जियोनिज्म को 14, नेशनल यूनिटी को 12, सास को 11 व यूनाइटेड टोरा जमाइट को 8 सीटों पर जीत हासिल हुई है। तो ये आज का यानी कि 4 नवंबर 2022 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।